अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं मीन्स यू आर एन एनआरआई और आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीमैट अकाउंट्स वगैरह की नीड होती है। लेकिन ये इतना सिंप्लीफाई नहीं होता जितना हम सोचते हैं। एक एनआरआई के लिए इन्वेस्ट करना इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है और आज हम उसी प्रोसेस की बात करने जा रहे हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी। आज अपन इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एनआरआई कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन किन रिसोर्सेज की नीड होती है, क्या क्या परमिशन रिक्वायर्ड होती हैं और आप डायरेक्टली कैसे स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। ऑलराइट, तो सबसे पहले अगर एनआरआई अगर आप स्टेटस आपको चेक करना है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर आप 182 डेज और मोर इंडिया से बाहर हैं तो आप नॉन रेजिडेंट इंडियन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। एनआरआई का स्टेटस जानने के लिए और भी दो कंडीशंस हैं इसके अलावा भी, लेकिन मेन कंडीशन यही है और इसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि आप एनआरआई हैं या नहीं हैं। अब हमें ये पता चला कि हम एनआरआई हैं तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले एक जरूरत पड़ेगी अकाउंट की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनआरई अकाउंट की। अगर आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो इसमें जीरोधा का और जीरोधा का मैंने आपके सामने रेफरेंस लिया है। दोनों ही डीमैट एक ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड कराती हैं इंडिया में और लीडिंग ब्रोकरेज फर्म है। तो ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इनका डॉक्यूमेंटेशन स्मूथ है, प्रोसेसिंग फास्ट है और इन्वेस्ट करना सिंपल है। तो इसीलिए मैं आपको इनका रेफरेंस ले रहा हूं। यू आर फ्री टू ओपन योर अकाउंट विद एनी ब्रोकर। तो आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना जा सकते हैं और अपना अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं, राइट। सो एनआरई अकाउंट इज वेल सूटेड फॉर हु वांट टू सेंड द मनी दे हैव अर्नड आउट ओवरसीज टू इंडिया। अगर आपने बाहर से पैसा कमाया है, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेनली एनआरई अकाउंट आपके लिए ही बना हुआ है। दिस इज बेसिकली फॉर योर फॉरेन करेंसी सेविंग्स। अगर आपने फॉरेन करेंसी सेविंग में अर्न करा है, आपको सैलरी मिली है, पे आउट मिला है, कुछ भी मिला है, फ्रीलांसर से पैसा मिला है, तो आप अपनी फॉरेन करेंसी को सेव करके रख सकते हो एनआरई अकाउंट में। एनआरई अकाउंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, ए रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट जिसके ऊपर आपको ब्याज वगैरह भी मिल जाता है। ऑलराइट, द इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम द एनआरई अकाउंट एंड ऑल्सो द प्रिंसिपल अमाउंट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इन इंडिया। तो सबसे मेन चीज इसके अंदर ये है, अगर आप एक एनआरई अकाउंट खोलते हैं तो आपका जो सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट पे, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है इंडियन। आपको जब आईटीआर फाइल करते हो तो एग्जेम्प्ट इनकम में डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और अमाउंट डिपॉजिटेड कैन बी फ्री रिपैट्रिएटेड टू द अदर कंट्रीज। अगर आप फिर भी उस पैसे को निकालना चाहते हो, अदर कंट्री में रिपैट्रिएट करना चाहते हो, ले जाना चाहते हो अपने पैसे को, तो आप फ्री हैं, ले जा सकते हैं। दिस इज मेनली यूज्ड बाय एनआरआईज टू मीट हाउस होल्ड एक्सपेंसेस बैक इन इंडिया। वो लोग इंडिया आते हैं, अपने घर के खर्चे वगैरह करते हैं या इंडिया में प्रॉपर्टी मेंटेन करते हैं, तो उनको खर्चों को मेंटेन करने में ये काम आती है। द टैक्स एग्जेम्पशन मेक इट ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिलती है अपने डिपॉजिट अमाउंट में, तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं एनआरई अकाउंट की। मनी केप्ट इन एनआरई अकाउंट also has to be in Indian rupees and money cannot be repatriated to the foreign currency easily। देखो, इसके अंदर फेमा के रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं कि आप एक सर्टेन लिमिट तक अपनी करेंसी को ले जा सकते हो, रिपैट्रिएट कर सकते हो। रीजन बीइंग, आपने मनी इंडिया में अर्न करा, आप उसे एनआरओ अकाउंट में रख सकते हो। इंडिया में अर्न करी हुई मनी को अगर आपने एनआरओ अकाउंट में रखा है तो आप उसको इजीली रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, काफी लिमिटेशन के साथ रिपैट्रिएट कर सकते हो। एनआरओ अकाउंट कैन बी यूज्ड बाय एनआरआईज टू डिपॉजिट देयर अर्निंग इन इंडिया। अगर आप एक एनआरआई हो, आप इंडिया में प्रॉपर्टी मेंटेन करते हो तो आपको वहां से रेंटल इनकम आता है। कोई प्रॉपर्टी सेल करी तो आपको वहां से सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको रिसीव हुई। इसके अलावा कोई और भी अर्निंग आपकी इंडिया में हो सकती है रेंटल इनकम के अलावा, तो आप उस इंडियन करेंसी में जो आपको कमाई हुई है आप इसमें एनआरओ अकाउंट में अपना सेव करके रख सकते हो। दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द एनआरई एंड द एनआरओ अकाउंट। एनआरओ अकाउंट बेसिकली होता है इनकम ओवरसीज इंडिया। इंडिया के बाहर जो भी अर्न करा है तो एनआरओ खोलो, अगर इंडिया में अर्न करा है तो एनआरओ खोलो इंडिया के अंदर अर्निंग करने का, एनआरई खोलो इंडिया के बाहर करने का। एनआरई अकाउंट्स आर फॉर ओवरसीज अर्निंग। इंटरेस्ट अर्न ऑन दिस अकाउंट इज
टैक्स एट 30%। अगर आपने एनआरओ अकाउंट खोला हुआ है, आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, तो वो 30% फ्लैट टैक्स उसके ऊपर लगने वाला है। द जॉइंट अकाउंट रूल्स रिमेन द सेम, यू कैन ओपन इट विद रेजिडेंट और अनदर एनआरआई। हियर इनकम इन इंडिया कैन ऑल्सो इंक्लूड पेंशन, रेंट, डिविडेंड वगैरह भी मिल सकता है आपको, तो वो सारा टैक्सेबल हो जाता है एनआरओ अकाउंट में। तो अब आपको एक एनआरआई और एनआरओ अकाउंट, एनआरई और एनआरओ अकाउंट का डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में एनआरई अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना है या एनआरए अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट करना है। आपको इंडिया में रेंटल इनकम वगैरह मिलती है, डिविडेंड इनकम मिलता है, इंटरेस्ट इनकम मिलता है, तो आप एनआरओ अकाउंट के थ्रू ही इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन अगर आप फॉरेन करेंसी में अर्न करते हैं और आप एनआरई अकाउंट खोल के उस फॉरेन करेंसी को इंडियन स्टॉक मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो एनआरई अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। इसका सीधी सी बात होती है, एनआरई की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरओ की फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रूपी अकाउंट। ठीक है, इसका डिनोमिनेशन बेसिकली इंडियन रुपीज में होता है। फॉरेन करेंसी सेविंग्स आर कन्वर्टेड बोथ ड्यूरिंग डिपॉजिट और विड्रॉल। अगर आप डिपॉजिट भी करोगे तो फॉरेन करेंसी कन्वर्ट होगी टू द इंडियन करेंसी। लाइक अगर आप यूएई में रहते हैं और आप एईडी को डिपॉजिट करते हैं अपने एनआरई अकाउंट में, तो आप एईडी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से कन्वर्ट करके डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन एनआरओ अकाउंट में तो इंडियन रुपी ही डिपॉजिट हो सकता है। फॉरेन करेंसी का रिस्क होता है, इसमें होता है रीजन बीइंग अगर करेंसी फ्लक्चुएट करती है तो उसका इंपैक्ट यहां पे आता है, और यहां पे आपका एनआरओ अकाउंट में कोई फ्लक्चुएशन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। टैक्स यहां पे एग्जेम्प्ट होता है एनआरई में, और एनआरओ में आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। मिनिमम बैलेंस ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग लिमिट होती है, लेकिन 10,000 रुपीज तक की इसकी लिमिट होती है। जॉइंट अकाउंट आप एनआरआई के साथ भी खोल सकते हैं, लेकिन एनआरओ में विद रेजिडेंट और एनआरआई के साथ ही खोलने की यहां पे सुविधा मिलती है। रिपैट्रिएबिलिटी फंड्स आर कंप्लीटली एंड फ्रीली रिपेबल, और यहां पे $1 मिलियन इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर इज अलाउड। तो इस तरीके का आरबीआई का रूल्स यहां पे अप्लाई होता है। डिपॉजिट रूल्स है, इंडियन इनकम कैन नॉट बी डिपॉजिट हियर। अगर आपकी इंडियन करेंसी में इनकम है, रेंटल इनकम है, डिविडेंड इनकम है, तो वो डिपॉजिट नहीं कर सकते एनआरई में, लेकिन एनआरओ में कर सकते हैं। लेकिन एनआरओ में फॉरेन करेंसी की इनकम नहीं डिपॉजिट कर सकते। क्या आप 2 अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं? एनआरई भी एनआरओ भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको दोनों तरफ से इनकम होनी चाहिए, इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया भी। अब आपने ये सेलेक्ट कर दिया कि मेरा अकाउंट कौन सा ओपन होना है, एनआरई होना है या एनआरओ होना है। अब हमें डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए भी 2 चीजें देखनी पड़ेगी, पीआईएस और नॉन पीआईएस। ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड रूल होते हैं, आरबीआई के दिए हुए रूल है। पीआईएस की फुल फॉर्म होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम, और नॉन पीआईएस मतलब नॉन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम का ये चीज है। तो यहां पे अगर हम बात करें ये दोनों चीजें क्या होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड फ्रॉम बोथ एनआरई एंड द एनआरओ बैंक अकाउंट। अगर आपने पीआईएस अकाउंट खोला है तो आप एनआरई और एनआरओ दोनों अकाउंट से डिपॉजिट इसके अंदर कर सकते हो, लेकिन नॉन पीआईएस में केवल एनआरओ अकाउंट्स आर सपोर्ट होते हैं। द एनआरई एंड द एनआरओ अकाउंट शुड बी विद अ पार्टनर बैंक, एचडीएफसी, इंडसइंड, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस एंड यस बैंक। तो एनआरई अकाउंट अगर आपको खोलना है तो केवल ये गिविंग बैंकिंग पार्टनर के साथ ही आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको पीआईएस अकाउंट में के थ्रू डीमैट अकाउंट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन एनआरओ अकाउंट आपका किसी भी बैंक के साथ हो सकता है। ऑलराइट, पीआईएस परमिशन लेटर फ्रॉम द आरबीआई हैज टू बी ऑब्टेन्ड वाया द पार्टनर बैंक। अब ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसमें आरबीआई की अप्रूवल की नीड होती है अगर आपको पीआईएस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंतर्गत आपका अकाउंट खोलना है। आपका जो बैंक होगा, जो इन 5 बैंकों में से कोई भी बैंकिंग पार्टनर होगा, वो आपकी परमिशन लेने में आपकी हेल्प करेगा, और यहां पे परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीआईएस फर्स्ट। सबसे पहले आपने अगर एनआरई के थ्रू पीआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपका फंड ट्रांसफर होगा पीआईएस में,
बैंक अकाउंट में, बैंक कन्वेज दिस इंफॉर्मेशन टू योर ब्रोकर, ठीक है, और फिर आपका फंड अवेलेबल हो जाता है, फिर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली यहां पे भी होता है, एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट के बाद वो फंड ट्रांसफर हो जाता है आपके ब्रोकर के अकाउंट में, और ब्रोकर आपके पास अवेलेबल रहता है फंड, और आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन एनआरई अकाउंट में आपको क्या मिलता है, पीआईएस में, आप पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपका देखो टीडीएस तो कटेगा ही कटेगा। रीजन बीइंग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है इंडिया में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% है, लेकिन 1.25 तक की एग्जेम्पशन आपको अवेलेबल मिल जाती है। जीरोधा हैंडल्स टीडीएस ऑन द अकाउंट, अगर आप जीरोधा के उस पे जाते हैं, साथ जाते हैं, तो नॉन पीआईएस के केस में टीडीएस वगैरह जीरोधा हैंडल कर लेगा और आपके कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं रहेंगे। ये ब्रोकरेज चार्जेस हैं जीरोधा के, दोनों ही केसेस में, पीआईएस में और नॉन पीआईएस में। बैंक चार्ज अप टू 300 रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट नोट, और यहां पे नॉन पीआईएस में आपका कोई भी चार्ज इसमें नहीं लगता है, ठीक है। यहां पे एएमसी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी लगते हैं 1500 पर ईयर, लेकिन यहां पे 500 प्लस जीएसटी पर ईयर यहां पे एएमसी मिलती है नॉन पीआईएस में, ठीक है। ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन ऑन मैक्सिमम फॉरेन और एनआरआई शेयर होल्डर इन अ कंपनी बाय आरबीआई आर अवेलेबल, ठीक है। यहां पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन यहां पे रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल है, ठीक है। बीटीएसटी इज नॉट अवेलेबल, बीटीएसटी इज नॉट अवेलेबल, दोनों में ही बीटीएसटी अवेलेबल नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपको एनआरई अकाउंट खोलना है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट खोलना है, या एनआरओ अकाउंट खोलना है, जो कि हमारा होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। वो आपने डिसाइड करा अपनी अर्निंग की नेचर के बेस पे। उसके बाद आपको डिसाइड करना है पीआईएस या नॉन पीआईएस, ठीक है। पीआईएस के लिए आपको लेना पड़ेगा अप्रूवल आरबीआई का, तो आई विल रिकमेंड कि आप नॉन पीआईएस के लिए ही जाए, ये ही रिकमेंड रहेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन इसमें कम रहता है, ठीक है, और ये एनआरई और एनआरओ दोनों को ही सपोर्ट करता है। ऑलराइट, तो अब आपने सेलेक्ट करा पीआईएस और नॉन पीआईएस। अब आप देखिए आपका ब्रोकर कौन हो सकता है, वो जीरोधा, आप जो भी चाहें वो भी ले सकते हैं, ग्रो ले सकते हैं, कोई भी ब्रोकर ले सकते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ब्रोकर हैं, लेकिन सबसे लास्ट में हमारी बात आती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में हमें इन्वेस्ट क्यों करना है। सो अगर देयर आर 600 मिलियन लोग इंडिया में जो कि 20 से 35 की एज में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनकी जो एवरेज एज है वो 28 ईयर्स है। तो ये यंग जनरेशन अब इंडिया में अर्न करना शुरू करेगी। अगर ये इंडिया में अर्न करेंगे तो रुपीज स्पेंड होगा, इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी, इंडियन जीडीपी ग्रो होगी, और आपको यहाँ पे इकोनॉमी में बूस्ट देखने को मिलेगा। सो इंडियन स्टॉक मार्केट एक मेजर स्टॉक मार्केट बनने वाला है, जो कि आउट परफॉर्म करेगा बाकी अदर स्टॉक मार्केट एक्सचेंज को। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में मैं कंप्लीटली बुलिश हूं। थोड़े बहुत फॉल एंड डिप आते रहते हैं, डिप आता रहता है, अप आता रहता है, लेकिन ओवरऑल पैटर्न यहां पे बुलिश है। तो आप इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए, इससे आप एनआरआई होने के बावजूद इंडिया की रूट से भी जुड़े रहेंगे, और साथ में आपको इनकम भी होती रहेगी। ये कोई पेड प्रमोशनल वीडियो नहीं है, आप ब्रोकर कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनके रेफरेंसेस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, मुझसे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।